आप सभी साथियों का इस एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अपनी अगली क्लास में हैं, भारत की प्रथम महिलाएं। आज उसका पार्ट 2 आपके सामने आने जा रहा है। इसके पहले आपने पार्ट 1 में लगभग डिटेल में 10 नाम पढ़े, उसी के आगे की श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लगभग 4 से 5 वीडियोस जब आप तक पहुंच जाएंगे, भारत की प्रथम महिलाओं के लगभग 50 से 60 नाम आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इसकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, भारत की प्रथम महिलाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसको आपको अगर उसके आंसर सही करने हैं तो सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे एक व्यू आपके सामने है, और ये व्यू इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपको माउंट एवरेस्ट की थोड़ी बहुत रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अब भारत की प्रथम महिलाओं में माउंट एवरेस्ट का क्या रोल है, ये जानने के लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि सबसे पहली स्लाइड में आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CGL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया। तो वहाँ पे आंसर क्या बना, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। जैसा कि लिखा हुआ है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक रही हैं ये। 8 अगस्त 2022 से इनको इस पद पर अपॉइंट किया गया। और अभी भी अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है, या फिर CSIR की वर्तमान महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन है, तो भी आंसर आपको नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ही कहना है, क्योंकि इनको 2 वर्षों के लिए अपॉइंट किया गया था और 2022 से लगभग 2 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द एक नया महानिदेशक भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें कुछ और डिटेल है, जैसे कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन देश में उस समय चल रहा था, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर 2 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, रामासामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे आंसर बनता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं। ऑब्वियसली अगर विज्ञान के क्षेत्र में होंगे तो वो साइंटिस्ट होंगे। इसका मतलब है कि ये वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, और ये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ये भी इसमें बात आपको समझनी है। तो वही मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर ने ही CSIR की स्थापना की थी, और इसीलिए CSIR द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है, उनके सम्मान में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है विनी महाजन। SSC ने MTS के एग्जाम में 2022 में ये नाम पूछा था, और लिखा है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो भारत की प्रथम महिलाओं में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन होंगी, विनी महाजन होंगी। आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। वैसे तो यहाँ कोई औचित्य नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करूँ, बट मुझे लगा कि क्यों इस बात को व्यर्थ जाने दिया जाए, तो मैंने सोचा कि पंजाब के बारे में आपको कुछ और बातें बता दी जाएं। लिखा है पंजाब की लोक नृत्य कौन कौन से हैं, भांगड़ा, झूमर, जूली, गिद्दा, धनकरा, लुड्डी, तीजन और जागो। ये पंजाब के लोक नृत्य हो गए। पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। अब यहाँ हो सकता है आपको मजाक लग रहा हो कि सर ये कैसा मजाक है, आपने यहाँ एक इमोजी बना दी है, और शायद आप लोग इस इमोजी से रूबरू भी होंगे। आपको पता भी होगा कि ये सैड इमोजी है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान एक भी नहीं है। हमारे भारत में लगभग 106 से 107 नेशनल पार्क हैं, लेकिन पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या होगी 0। हालांकि पंजाब में रामसर साइट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो क्या प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, प्राकृतिक क्षेत्र बहुत सारे हैं। रामसर साइट्स ही देख लीजिए, जैसे ये भी सब प्राकृतिक क्षेत्र ही होते हैं। नांगल पक्षी अभयारण्य, केशवपुर मियानी रिजर्व, रोपड़ वेटलैंड, कंजली वेटलैंड,
ब्यास संरक्षण रिजर्व या फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके झील या फिर हरिके वेटलैंड या हरिके आर्द्रभूमि, ये सभी पंजाब की रामसर साइट्स हैं। हमारे भारत में कुल 5 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार 82 रामसर साइट्स घोषित हो चुकी हैं। और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 जून 2024 को हमारे देश के पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी 2 रामसर साइट्स को अनाउंस किया है। तो नागी और नकटी 81 और 82 नंबर की रामसर साइट्स हैं और ये दोनों कहाँ पे हैं? बिहार में जमुई जिले में इनको घोषित किया गया है। तो इस वजह से इनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है? 82। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है सरला ठकराल। सरला ठकराल को बताया जाता है कि विमान उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला रही हैं और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जीवन रहा है वो दिल्ली में व्यतीत हुआ है। 1914 से लेकर के 2008 के बीच में इनकी पूरी लाइफ रही है। और 1936 में, भाई आप देख सकते हो 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1936 तक जब इन्होंने अपना जीवन आगे तय किया तब इनको पायलट का लाइसेंस प्राप्त हो गया था और तब ये जो है विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी होती है। यहाँ पे 1936 एक ऐसा वर्ष है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलता है, 1936 में हमारे भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था और वो था जिसको आप जिम कॉर्बेट कहते हैं, उसी को रामगंगा भी बोला गया है, उसी को हेली भी बोला गया है। तो हेली नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क होगा, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। 1936 में स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क की। और हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936। फिर जब देश आज़ाद हो गया और 1947 में उसी को नाम क्या दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्योंकि रामगंगा नदी उसके पास से गुजरती है, उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग उसका एरिया पड़ता है। रामगंगा नदी के पास से गुजरता है क्षेत्र। रामगंगा नेशनल पार्क कब पड़ा इसका नाम? 1947 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, स्थापना का मतलब ये नहीं कि सरकार ने या लोगों ने वहाँ पेड़ लगाए कि हमें एक नेशनल पार्क बनाना है। ये जंगल होते हैं और उस जंगल क्षेत्र को एक रामसर साइट, एक वन्यजीव अभ्यारण्य, एक वैश्विक धरोहर स्थलों में भी कुछ प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, वो घोषित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो उसको घोषित किया गया था 1936 में एक नेशनल पार्क के रूप में। जंगल ही होते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क नाम रखा गया 1947 में आज़ादी के बाद। 1957 में इसका नाम रखा गया, 1957 में इसको बोला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। अब यहाँ पर एक जानकारी आपको समझनी है कि जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम था, ब्रिटिश मूल के थे और जीव जंतुओं से संबंधित उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, पक्षियों के संरक्षण में, जीवों के संरक्षण में। तो एक कहानी प्रचलित है इसमें कि उत्तराखंड में लोगों को एक बाघिन ने परेशान कर रखा था उसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में, और इन्होंने लोगों की जान बचाई उस बाघिन से। और इसी वजह से जब इनकी डेथ हुई, 1955 में इनकी डेथ हो गई थी जिम कॉर्बेट की, तो 1957 में उनके सम्मान में उस रामगंगा नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट रखा गया। लेकिन अक्टूबर 2021 में पुनः इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा कर दिया गया। तो अभी इसका नाम रामगंगा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ये रामगंगा कभी नहीं था, बिल्कुल था। 1947 से लेकर के 1957 तक इसका रामगंगा ही कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 से मुझे एक फैक्ट याद आ गया तो मैंने बता दिया। ऐसे ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है किरण बेदी। किरण बेदी भारत में पहली महिला IPS के रूप में जानी जाती हैं और इनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुई थी। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि IPS तो थी, बट पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? तो चाणक्यपुरी में। मैंने इनकी पूरी लाइफ यहाँ पे आपके सामने खोल करके रख दी है कि इनका पूरा जीवन कैसे व्यतीत हुआ है और राजनीति में कैसे रहीं, खेल के क्षेत्र से भी इनका कुछ नाता रहा है। सारी चीज़ें आपको समझनी है और इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें। शायद किरण बेदी जी को भी याद नहीं होगा कि हमने अपने जीवन में ये सारे पल भी व्यतीत किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो टेनिस प्लेयर थी कभी ये। 1965 से लेकर के 1978 तक इन्होंने टेनिस में भी अच्छा खासा अपना नाम कमाया है। और टेनिस कोई ऐसे गली मोहल्ले में टेनिस, घर के बाहर बैडमिंटन जैसे हम लोग खेल लेते हैं उस तरह का नहीं, एक अच्छे लेवल पे टेनिस प्लेयर के रूप में इन्होंने काम किया है। प्रेसिडेंट्स मेडल इनको मिला था, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल 1979 में, यानी कि अब ये IPS बन चुकी थी।
और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1994 में मिला था। देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें रैमन मैग्सेसे की, तो इसको जो है एशिया का नोबेल कहते हैं। और ये हमारे भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है फिलीपींस की सरकार द्वारा, एशिया का नोबेल। क्योंकि फिलीपींस में एक राष्ट्रपति रहे हैं, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे। जब उनकी डेथ हो गई, उनके सम्मान में वहाँ की सरकार ने ये पुरस्कार शुरू किया। भारत में सबसे पहला ये पुरस्कार किसको मिला था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहला पुरस्कार मिला था ये विनोबा भावे को। आपसे अगर पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो बहुत प्यारा आंसर होगा विनोबा भावे, जिन्होंने भारत में भूदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में काम किया है। और वही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किरण बेदी जी को भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, रवीश कुमार को भी मिला हुआ है, सोनम वांगचुक को मिला हुआ है, भरत वाटवानी को मिला हुआ है, मदर टेरेसा को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो कई भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। और हाल ही में अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, अब आप कहेंगे सर 2023 को 24 चल रहा है, 24 पूछिए। तो भाई 2023 इसलिए क्योंकि ये पुरस्कार 31 अगस्त को दिया जाता है और अभी 2024 के 31 अगस्त आई नहीं है। जब आ जाएगी तो एक नया करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि 2024 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला है, और अगर उनमें से कोई भारतीय होगा तो भारतीय नाम आपको जरूर याद करना होगा। तो अभी क्वेश्चन 2023 से कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को मिला था, तो बहुत प्यारा आंसर है आपके सामने, डॉक्टर रवि कन्नन। देखो मैं बार बार कहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें बोल देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ मेंटेन कर लेता हूँ। तो आप सुन लिया करिए। और आजकल यूट्यूब में एक नया ऑप्शन आया है, आप जब वीडियो को प्ले करेंगे तो नीचे स्क्रिप्ट करके एक ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक कर लीजिए, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में लिख करके आएगा आपके सामने। और आप पूरे वीडियो में जहाँ भी चाहते हैं कि ये वाली बात मुझे सुननी, वहाँ क्लिक कर दीजिए, तो वो वीडियो वहाँ जा करके ओपन हो जाएगा। बहुत अच्छा ये अपडेट है यूट्यूब का, आप उसमें जा करके उसका एंजॉय कर सकते हैं। खैर, रैमन मैग्सेसे की बात मैं कर रहा था कि रवि कन्नन को 2023 में ये अवार्ड मिला। फिलहाल इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 24वीं उपराज्यपाल थी 2016 से लेकर के 2021 तक। 2016 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली में इनको सीएम के पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही ज़्यादा सीटों से चुनाव जीत लिया था आम आदमी पार्टी ने, और इसलिए फिर इनका राजनीतिक कैरियर दिल्ली के लिए फिलहाल वहाँ पर रुक गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र सरकार का वहाँ पे पूरा रोल होता है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी उपराज्यपाल। तो किरण बेदी को 2016 से 2021 के बीच में वहाँ पर पुडुचेरी के रूप में काम करने का मौका मिला। इनका जन्म 1949 में हुआ था अमृतसर में, और इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे हिम्मत है, एक पुस्तक है इनकी निर्भीक सरकार। निर्भीक सरकार अगर आपको ना मिले तो फियरलेस गवर्नेंस के नाम से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और एक पुस्तक है इनकी अपराइजिंग 2011 इंडियंस अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय। तो ये सारी डिटेल आपके सामने है किरण बेदी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, और ये रहा आपके सामने अगला नाम, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो आंसर आता है 2 महिलाएं। उनमें से एक नाम है सुचेता कृपलानी और दूसरा नाम है मायावती जी। तो आप इसमें बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये भारत की प्रथम महिला किस रूप में रही हैं। और हाँ, आप कहेंगे सर भारत, आपने तो उत्तर प्रदेश कहा, भारत कैसे? तो जब ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उसके पहले तक भारत के किसी भी राज्य में महिला सीएम नहीं बनी थी। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की कहने से बचे, भारत में किसी राज्य की, भारत में यूपी राज्य की बात होगी, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, सुचेता कृपलानी जी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, तो आंसर होगा 2, एक सुचेता कृपलानी स्वयं और दूसरी मायावती जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में इनका एक बड़ा नाम रहता है। भारत में प्रथम महिलाओं की लिस्ट में इनको कई जगह पे आप लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं, भारत की प्रथम
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री का इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2 बार रहा है। 2 बार कैसे रहा है, पहला कब था, दूसरा कब था, ये समझ लेते हैं। तो पहली बार ये बनी थी 1966 से लेकर के 1977 तक, और दूसरा इनका जो कार्यकाल था वो था 1980 से लेकर के 1984 तक। बहुत ही दुर्घटना इनके साथ हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे भारत की प्रधानमंत्री की हत्या की गई, और इनके ही 2 सुरक्षा कर्मियों ने इनको गोली मारी थी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। एक घटना जुड़ी होती है पंजाब के अमृतसर से, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने कुछ ही दिन पहले जून 1984 में इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, जिसमें कुछ आतंकवादी छुपे थे वहाँ पर, और इन्होंने उसमें एक्शन लिया था, जिसका जहर धीरे धीरे उस एक विशेष समुदाय के मन में भरता गया। उसके कुछ लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया, और इस वजह से 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। लेकिन एक और बात यहाँ से आपको समझनी है, 31 अक्टूबर को हमारे भारत में एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, और उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 31 अक्टूबर को हम लोग किस व्यक्ति की वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1966 में इनका प्रधानमंत्री का जो पद था वो 24 जनवरी को था, और इसीलिए 24 जनवरी को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक, 1977 से लेकर के 1980 तक का जो बीच का समय था, इसमें 2 प्रधानमंत्री बने। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि 1977 से 1980 के बीच में जब ये प्रधानमंत्री नहीं थी या कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये 2 लोग रहे बीच में, और 1980 में पुनः इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इस बीच में एक बड़ी घटना घटित होती है, घटना कह लीजिए, या उसको अपने स्टैटिक पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। भारत रत्न जो था वो बंद कर दिया गया था, भारत रत्न बंद कर दिया गया था। और जैसे ही भारत रत्न दोबारा शुरू किया गया, और वो दोबारा शुरू तभी हुआ जब इनकी पुनः सरकार बन गई 1980 में, और जैसे ही 1980 में इनकी पुनः सरकार बनती है, तो मदर टेरेसा को मिलता है भारत रत्न। मदर टेरेसा को भारत रत्न का मिलता है 1980 में। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब ये है कि भारत रत्न बंद हो गया था 1977 से लेकर के 1980 के बीच में, यानी कि 1977, 1978, 1979 में बंद रहा, और 1980 में पुनः जब शुरू हुआ तो मदर टेरेसा को मिला भारत रत्न। लेकिन ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली मदर टेरेसा पहली महिला नहीं थी। इंदिरा गांधी ही वो महिला थी जिनको भारत रत्न सबसे पहली बार मिला था, एक महिला के रूप में 1971 के आसपास। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। इसमें अगर आप भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि भारत रत्न जिन 5 महिलाओं को मिला है वो सभी भारतीय ही रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है स्नेहलता श्रीवास्तव। इनको आप लोकसभा से रिलेट करेंगे। लोकसभा में एक पद होता है महासचिव का, तो लोकसभा में पहली महिला महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव, पहली महिला महासचिव 2017 से 2020 के बीच में ये लोकसभा की महासचिव के रूप में अपॉइंट हुई थी। और उसके पहले भी कोई महिला महासचिव नहीं थी, उसके बाद भी अभी तक कोई महिला महासचिव नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है वायलेट अल्वा। देखिए वायलेट अल्वा की बात करें तो ये भी लोकसभा राज्यसभा वाले फैक्ट से ही रिलेट करेंगी। जैसे स्नेहलता श्रीवास्तव को आपने पढ़ा लोकसभा की पहली महिला महासचिव, उसी तरह से वायलेट अल्वा जो होंगी ये राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति रही हैं। उपसभापति, देखिए अगर बात की जाए राज्यसभा में महिला उपसभापति होगी, तो अब तक कुल 3 महिलाएं राज्यसभा में महिला उपसभापति रह चुकी हैं। उनके नाम में से पहला नाम होगा वायलेट अल्वा,
एक नाम होगा नज़मा हेपतुल्ला और एक नाम होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 3 महिलाएं ही रही हैं जिनको राज्यसभा में अब तक उपसभापति के रूप में, महिला उपसभापति के रूप में काम करने का मौका मिला है। अगर बात की जाए राज्यसभा की पहली महिला सभापति की, तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा में जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट में आपको महिला का नाम नहीं मिलेगा। इस वजह से वहाँ पर सभापति में महिला नहीं होगी। इसके बाद लिखा हुआ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की बात करें तो इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने आगे चल करके भारत की नागरिकता जरूर ले ली और भारत की नागरिकता लेने के बाद इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न भी मिला। तो हम कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, भारत रत्न पाने वाली ये दूसरी महिला थी भारतीय, लेकिन नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। और नोबेल पुरस्कार इनको मिला था भारत रत्न प्राप्त होने के पहले। भारत रत्न मिला था 1980 में और नोबेल प्राइज मिला था इनको 1979 में, और इन्होंने शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया था। अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। 1901 में पहली बार दिया गया था, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1901 में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र इसमें शामिल किया गया और इसको दिए जाने वाले क्षेत्र जो हो गए वो 6 हो गए, और 1969 के आगे से लगातार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, चिकित्सा, साहित्य, ये 6 क्षेत्र हो जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर संतोष यादव। देखिए संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत और विश्व की पहली महिला के रूप में इनको जाना जाता है। लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे मिस हो गया है लिखने से। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत व विश्व की पहली महिला थी, लेकिन किस तरह से? 2 बार चढ़ने वाली, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत और विश्व की पहली महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी पूरी दुनिया में, तो आंसर जंको ताबेई बनता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल आंसर बनता है। बछेंद्री पाल पूरी दुनिया में 5वें नंबर की महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, लेकिन भारत के हिसाब से पहली और दुनिया में पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? जंको ताबेई। लेकिन ये किस तरह से प्रथम है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे पहले किसने बनाया? तो संतोष यादव ने बनाया, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं, हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं। पहली बार इन्होंने ये चढ़ाई की थी 1992 में और दूसरी बार ये चढ़ाई की थी 1993 में। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं ने, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है तो मौसम के अनुकूल उनको मई महीना ही सबसे प्रेफर करना पड़ता है। जितने भी माउंटेनियर्स रहे हैं माउंट एवरेस्ट के लिए, उन सभी ने मई महीने को ही सेलेक्ट किया है चढ़ाई के लिए। और इस वजह से जब भी आप पर्वतारोहियों की बात करेंगे, खासकर माउंट एवरेस्ट की, तो समय में ईयर कोई भी हो सकता है, लेकिन महीना हमेशा कौन सा होगा? मई होगा। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री भी दिया और 1994 में इनको तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, लेकिन भारत और विश्व की ये पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 2013 में। अरुणिमा सिन्हा की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर से बिलोंग करती हैं और भारत सरकार ने इनको 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, जो कि भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अरुणिमा सिन्हा की बात माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और भी महिलाएं हैं, जैसे अंशु जाम शेम्पा। अंशु जाम शेम्पा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से रहा है और सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार? 5 बार।
माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली ये भारतीय महिला रही हैं। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी 2011 में 12 मई को, और उसी वर्ष पुनः 12 मई के बाद 21 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फिर एक बार 2013 में, फिर 2017 में 5 दिन के अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो टोटल माउंट एवरेस्ट को फतेह किया इन्होंने 5 बार। वही यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है, कब कब वो आपके सामने है। इनको 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद लिखा हुआ है नुंगशी और ताशी मलिक। नुंगशी और ताशी मलिक की बात की जाए तो ये जुड़वा बहनें थीं, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती हैं। नुंगशी और ताशी मलिक माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय जुड़वा बहनें थीं, और इन्होंने 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया, और 2015 में तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी इनको मिला। इसके बाद आशापूर्णा देवी की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी तक हम लोग 4 से 5 नाम ऐसे पढ़ लिए जो माउंट एवरेस्ट से संबंधित थे। बछेंद्री पाल जी का नाम भी अभी आएगा, लेकिन आशापूर्णा देवी जी साहित्य के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और करती थी, और इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने की लिस्ट में, महिला की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर अपने आप को रखा। तो लिखा हुआ है आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। भारतीय नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो पहली बार ये 1965 में मिला था, यह शुरू हुआ था, और 1965 में जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। 1965 से लगातार ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और 1965 से लेकर के 2024 तक 1965 से लेकर के 2024 तक अब तक कुल 8 महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। पहला नाम आशापूर्णा देवी। अमृता प्रीतम इनको पंजाबी भाषा में मिला था। महादेवी वर्मा इनको हिंदी भाषा में मिला था। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा। कुरुतलिन हैदर, महाश्वेता देवी इनको बंगाली भाषा में मिला था। मोमोनी रायसन गोस्वामी इनको इंदिरा गोस्वामी भी कहा जाता है। प्रतिभा राय इनको उड़िया भाषा में मिला था। कृष्णा सोबती इनको भी हिंदी भाषा में ही मिला था। तो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं। उनमें से पहली कौन थी? महादेवी वर्मा, और दूसरी कौन थी? कृष्णा सोबती। लगभग सभी लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन कुल महिलाएं ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली कितनी हैं? तो 8 हैं। इसके बाद सुरेखा यादव, इनको वंदे भारत ट्रेन से हम लोग रिलेट करेंगे। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भारत की जो पहली महिला रही हैं, पहली महिला ड्राइवर रही हैं, वो कौन? सुरेखा यादव जी रही हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको कंटेंट कैसा लगा? अपने कमेंट्स के द्वारा आप इस चैनल को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, सिलेक्शन लीजिए, और हम लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा कमेंट छोड़ जाइए यहाँ पे। थैंक यू।